हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरस्वती जी के। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 70 क्वेश्चंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। इनकम टैक्स इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड डलहौजी, सर जेम्स विल्सन, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कर्जन। भारत में आय कर किसके द्वारा पेश किया गया था? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सर जेम्स विल्सन। Income tax in India was introduced in 1860 by Sir James Wilson to meet the financial losses incurred by the British government due to the revolt of 1857। भारत में आयकर 1860 में सर जेम्स विल्सन द्वारा पेश किया गया था ताकि 1857 के विद्रोह के कारण ब्रिटिश सरकार को हुए वित्तीय नुकसान की भरपाई की जा सके। Question number 2. The agricultural census in India was conducted for the first time in 1947, 1951, 1970 to 71, 1980 to 81. Right answer is option C, 1970 to 71. The agricultural census in India was first conducted during the year 1970-71 to collect data on the structure of agriculture including operational holdings. Question number 3. The Great Divide in the population growth of India refers to the year 1921, 1951, 1947, 1961. भारत की जनसंख्या वृद्धि में महान विभाजन किस वर्ष को संदर्भित करता है? 1921, 1951, 1947, 1961। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 1921। ग्रेट डिवाइड इन इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ refers to the year 1921, after which the population of India began to grow steadily, marking a significant shift from fluctuating trends of population growth before that year. भारत की जनसंख्या वृद्धि में महान विभाजक 1921 का वर्ष है, जिसके बाद भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ने लगी, जो उस वर्ष से पहले जनसंख्या वृद्धि के उतार चढ़ाव वाले रुझानों में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 4. द करंट बेस ईयर ऑफ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन इंडिया इज 2004, 2010, 2012, 2015. राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 2012। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI का बेस ईयर इंडिया में 2012 है। इट इज यूज्ड टू मेजर इन्फ्लेशन एंड रिफ्लेक्ट चेंजेस इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग। क्वेश्चन नंबर 5. द मिनिमम सपोर्ट प्राइस इन इंडिया इज रिकमेंडेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, नीति आयोग। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की सिफारिश किसके द्वारा की जाती है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कृषि लागत और मूल्य आयोग, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP in India is recommended by the Commission for Agricultural Costs and Prices CACP to ensure remunerative prices to farmers for their produce and to encourage higher investment and production in agriculture. भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की सिफारिश कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP द्वारा की जाती है ताकि किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जा सके और कृषि में अधिक निवेश और उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 6. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST in India is not correct? GST is a dual tax system where both the central and state governments levy tax on the same goods and services. The GST Council is responsible for making recommendations to the union and state governments on issues related to GST. The rate of GST is uniform across all states in India regardless of local conditions. GST has subsumed various indirect taxes including central excise duty and value added tax.
निम्नलिखित में से कौन से कथन भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के बारे में सही नहीं है? जीएसटी एक दोहरा कर प्रणाली है जहां केंद्रीय और राज्य सरकारें समान वस्तुओं और सेवाओं पर कर लगाती है। जीएसटी परिषद संघ और राज्य सरकारों को जीएसटी से संबंधित मुद्दों पर सिफारिशें करने के लिए जिम्मेदार है। जीएसटी की दर सभी राज्यों में समान है। स्थानीय परिस्थितियों की परवाह किए बिना जीएसटी ने विभिन्न अप्रत्यक्ष करों को समाहित किया है, जिसमें केंद्रीय उत्पाद शुल्क और मूल्य संवर्धन कर शामिल है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। द रेट ऑफ जीएसटी इज यूनिफॉर्म अक्रॉस ऑल स्टेट्स इन इंडिया रिगार्डलेस ऑफ लोकल कंडीशंस। ये जीएसटी के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। व्हाइल जीएसटी रेट्स आर स्टैंडर्डाइज्ड, देयर आर डिफरेंट जीएसटी रेट्स एप्लीकेबल टू वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड स्टेट्स हैव द फ्लेक्सिबिलिटी टू इम्पोज एडिशनल टैक्सेस लाइक स्टेट जीएसटी विद इन सर्टेन लिमिट्स। जबकि जीएसटी की दरें मानकीकृत हैं, विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर लागू अलग अलग जीएसटी दरें हैं और राज्यों के पास निश्चित सीमाओं के भीतर अतिरिक्त कर जैसे राज्य जीएसटी लगाने की स्वतंत्रता है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? प्रोवाइडिंग लोन्स टू द पब्लिक, मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, कलेक्टिंग टैक्सेस ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, रेगुलेटिंग स्टॉक मार्केट ऑपरेशंस। भारतीय रिजर्व बैंक का एक मुख्य कार्य क्या है? जनता को ऋण प्रदान करना, विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करना, सरकार की ओर से कर संग्रह करना, स्टॉक मार्केट संचालन को विनियमित करना। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करना। मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। वन ऑफ द की फंक्शंस ऑफ द आरबीआई इज टू मैनेज इंडियाज foreign exchange reserves. The RBI maintains and regulates these reserves to ensure the stability of the Indian rupee in global markets, facilitate international trade, and maintain financial stability. Other important functions of the RBI include issuing currency, controlling monetary policy, and regulating the banking system. आरबीआई का एक मुख्य कार्य भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करना है। आरबीआई इन भंडारों को बनाए रखता और नियंत्रित करता है ताकि वैश्विक बाजारों में भारतीय रुपए की स्थिरता सुनिश्चित की जा सके, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाया जा सके और वित्तीय स्थिरता बनाए रखी जा सके। आरबीआई के अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में मुद्रा जारी करना, मौद्रिक नीति को नियंत्रित करना और बैंकिंग प्रणाली को विनियमित करना शामिल है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द तेंदुलकर कमेटी? टू सजेस्ट मेजर्स फॉर banking sector reforms, to review the methods of measuring poverty in India, to recommend strategies for improving India's exports, to propose policies for increasing agricultural productivity. तेंदुलकर समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? बैंकिंग क्षेत्र सुधारों के लिए उपाय सुझाना, भारत में गरीबी मापने के तरीकों की समीक्षा करना, भारत के निर्यात में सुधार के लिए रणनीतियां सुझाना, कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए नीतियों का प्रस्ताव करना। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, to review the methods of measuring poverty in India. Tendulkar Committee was set up in 2005 to review the existing methodology for determining poverty levels in India. तेंदुलकर समिति का गठन 2005 में भारत में गरीबी के स्तर को निर्धारित करने की मौजूदा पद्धति की समीक्षा के लिए किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज द टर्म डेमोग्राफिक डिविडेंड रेफर टू? The increase in national income due to an increase in the working age population, the reduction in population growth due to government policies, the rise in birth rates leading to a younger population, the benefits of international migration on the economy. जनसांख्यिकीय लाभांश शब्द किसे संदर्भित करता है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, The increase in national income due to an increase in the working age population. कार्यशील आयु वर्ग की जनसंख्या में वृद्धि के कारण राष्ट्रीय आय में वृद्धि। The term demographic dividend refers to the economic growth potential that can result from shift in population's age structure, particularly when the working age population 15 to 64 years is larger than the non-working age population. जनसांख्यिकीय लाभांश शब्द उस आर्थिक वृद्धि की क्षमता को संदर्भित करता है जो जनसंख्या की आयु संरचना में बदलावों से उत्पन्न हो सकती है, विशेषकर जब कार्यशील आयु वर्ग की जनसंख्या गैर कार्यशील आयु वर्ग की तुलना में अधिक होती है।
डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब होता है कि जो कार्यशील आयु वर्ग है, जैसे 15 से 64 वर्ष के आयु का वर्ग है, उसकी जनसंख्या में वृद्धि होती है, उसको हम बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। क्वेश्चन नंबर 10, हु इज नॉन एज द फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया? MS स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग, BR अम्बेडकर, C सुब्रमण्यम। भारत में हरित क्रांति के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, MS स्वामीनाथन। MS Swaminathan is widely regarded as the father of the Green Revolution in India. MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के पिता के रूप में व्यापक रूप से माना जाता है, क्योंकि उन्होंने 1990 के दशक में उच्च उपज देने वाली गेहूं और चावल की किस्मों को पेश करने के साथ साथ आधुनिक कृषि प्रथाओं को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्वेश्चन नंबर 11, हु इज नॉन एज द फादर ऑफ द व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया? डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। भारत में सफेद क्रांति के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन इज नॉन एज द फादर ऑफ द व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 12, which of the following components is not a part of the physical quality of life index PQLI? Infant mortality rate, literacy rate, life expectancy, gross national product per capita. निम्नलिखित में से कौन सा घटक शारीरिक जीवन गुणवत्ता सूचकांक का हिस्सा नहीं है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्रति व्यक्ति, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पर कैपिटा। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स PQLI के 3 कंपोनेंट है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स PQLI के 3 कंपोनेंट्स हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में द नंबर ऑफ इन्फेंट्स डाइंग बिफोर रीचिंग 1 ईयर ऑफ एज पर 1000 लाइव बर्थ इंक्लूड होता है, और लिटरेसी रेट में द परसेंटेज ऑफ पीपल who can read and write in a population, and life expectancy में the average number of years a person can expect to live based on current mortality rates include होता है। शारीरिक जीवन गुणवत्ता सूचकांक PQLI के 3 घटक हैं, शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा। क्वेश्चन नंबर 13, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया SIDBI लोकेटेड? न्यू दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, बेंगलुरु। SIDBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, बेंगलुरु। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, लखनऊ। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया SIDBI इज हेडक्वार्टर इन लखनऊ, उत्तर प्रदेश, इस्टेब्लिश्ड इन 1990। SIDBI का मुख्यालय लखनऊ, उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डज द टर्म बैंक रन रेफर टू? A situation where a bank rapidly increases its loans, a scenario where depositors rush to withdraw their funds, fearing the bank will become insolvent, a strategy used by banks to attract more customers, a government regulation to increase bank reserves. बैंक रन शब्द का क्या अर्थ है? एक स्थिति जहां एक बैंक तेजी से अपने ऋणों को बढ़ाता है, एक स्थिति जहां जमाकर्ता बैंक के दिवालिया होने के डर से अपने धन को तेजी से निकालने लगते हैं। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए बैंकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक रणनीति, बैंक के भंडार को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा लागू की गई एक विनियमन। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एक ऐसी स्थिति जहां जमाकर्ता बैंक के दिवालिया होने के डर से अपने धन को तेजी से निकालने लगते हैं। A scenario where depositors rush to withdraw their funds, fearing the bank will become insolvent. बैंक के दिवालिया होने के डर से लोग अपनी जमा को बैंक से निकालने लग जाते हैं, इस सिचुएशन को बोलते हैं बैंक रन। A bank run occurs when a large number of banks customers withdraw their deposits simultaneously due to concerns about the bank's solvency. बैंक रन तब होता है जब बैंक के ग्राहकों की बड़ी संख्या एक साथ अपनी जमा राशि निकालने लगती है, क्योंकि उन्हें बैंक की वित्तीय स्थिरता पर संदेह होता है। क्वेश्चन नंबर 15, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन SAARC लोकेटेड?
न्यू दिल्ली इंडिया, इस्लामाबाद पाकिस्तान, काठमांडू नेपाल, ढाका बांग्लादेश। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, काठमांडू नेपाल। Headquarter of SAARC is located in Kathmandu, Nepal. SAARC was established in 1985 to promote regional cooperation and development in South Asia. सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। सार्क की स्थापना 1985 में दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग और विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ नीति आयोग इन इंडियाज गवर्नेंस स्ट्रक्चर? To implement government welfare schemes, to act as a policy think tank for the government of India, to regulate financial institutions, to conduct monetary policy. भारत की शासन व्यवस्था में नीति आयोग की मुख्य भूमिका क्या है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, टू एक्ट एज अ पॉलिसी थिंक टैंक फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार के लिए एक नीति थिंक टैंक के रूप में कार्य करना। नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, was established in 2015 to replace the Planning Commission. Its main role is to serve as a policy think tank for the government of India. Question number 17. The People's Plan in India was developed by Jawaharlal Nehru, Mahatma Gandhi, M.N. Roy, Subhash Chandra Bose. Right answer is option C, M.N. Roy. People's Plan was a proposal for India's economic planning presented by M.N. Roy in 1944, focusing on socialist ideas and a decentralized economy. Question number 18. The trickle-down theory primarily suggests that benefits given to the wealthy will eventually benefit the poor. Government spending should focus on the poor. Economic policies should target the middle class. Benefits should be redistributed from the rich to the poor directly. ट्रिकल डाउन सिद्धांत मुख्य रूप से यह सुझाव देता है कि धनी लोगों को दी गई सुविधाएं अंततः गरीबों को लाभ पहुंचाएगी। सरकारी खर्च को गरीबों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आर्थिक नीतियों को मध्यम वर्ग को लक्षित करना चाहिए। धन को सीधे अमीरों से गरीबों में पुनर्वितरित किया जाना चाहिए। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बेनिफिट्स गिवन टू द वेल्दी विल इवेंचुअली बेनिफिट द पुअर। धनी लोगों को दी गई सुविधाएं अंततः गरीबों को लाभ पहुंचाएगी। Trickle-down theory argues that economic benefits provided to businesses and the wealthy, such as tax cuts or subsidies, will trickle down to the rest of society by promoting investment, job creation, and overall economic growth. ट्रिकल डाउन सिद्धांत का तर्क है कि व्यवसायों और धनी लोगों को प्रदान किए गए आर्थिक लाभ जैसे कर कटौती या सब्सिडी समाज के बाकी हिस्सों तक ट्रिकल डाउन होंगे, जिससे निवेश, रोजगार सृजन और समग्र आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 19. द बैंक रेट इज डिफाइंड एज द इंटरेस्ट रेट एट विच कमर्शियल बैंक्स बोरो फ्रॉम ईच अदर, द इंटरेस्ट रेट एट विच द सेंट्रल बैंक lends to commercial banks, the rate of interest on saving accounts offered by banks, the rate of interest charged on loans provided by banks to customers. बैंक दर को परिभाषित किया गया है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, द इंटरेस्ट रेट एट विच द सेंट्रल बैंक lends टू कमर्शियल बैंक्स। वह ब्याज दर जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। बैंक रेट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक such as Reserve Bank of India lends money to commercial banks. It is a crucial tool for monetary policy, influencing the cost of borrowing and overall liquidity in the economy. बैंक दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है। यह मौद्रिक नीति के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो उधारी की लागत और अर्थव्यवस्था में कुल तरलता को प्रभावित करता है। Question number 20. Who are referred to as the churning poor? People who consistently remain below the poverty line. People who occasionally move
above and below the poverty line, people who have never been below the poverty line, people who are permanently above the poverty line. किसे चर्निंग गरीब कहा जाता है? लोग जो लगातार गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, लोग जो कभी कभी गरीबी रेखा के ऊपर और नीचे जाते हैं, लोग जो कभी भी गरीबी रेखा के नीचे नहीं रहे हैं, लोग जो स्थायी रूप से गरीबी रेखा के ऊपर हैं. राइट आंसर इज ऑप्शन बी. People who occasionally move above and below the poverty line. Churning poor refers to individuals or households who experience frequent fluctuation in their economic status. They may rise above the poverty line during certain periods but fall back below it due to economic instability. चर्निंग गरीब उन व्यक्तियों या परिवारों को संदर्भित करता है जो अपनी आर्थिक स्थिति में अक्सर उतार चढ़ाव का अनुभव करते हैं. वे कुछ समय के लिए गरीबी रेखा के ऊपर उठ जाते हैं, लेकिन आर्थिक अस्थिरता, सुरक्षित रोजगार की कमी या अन्य कमजोरियों के कारण फिर से गरीबी रेखा के नीचे गिर सकते हैं. यह समूह आमतौर पर अपनी आय में अस्थायी सुधारों के बावजूद गरीबी में गिरने का जोखिम उठाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट वॉज established based on the recommendations of which committee? चंद्रयान कमेटी, खैर कमेटी, B.R. अम्बेडकर कमेटी, शिवरमन कमेटी. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई थी? चंद्रयान समिति, खैर समिति, B.R. अम्बेडकर समिति, शिवरमन समिति. राइट आंसर इज ऑप्शन डी, शिवरमन समिति. नाबार्ड was established in 1982 following the recommendations of the Shivraman Committee. Which state in India had the highest population according to the 2011 census? Option A महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी वेस्ट. 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक जनसंख्या वाला था? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश. 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य था. क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच स्टेट इन इंडिया हैड द हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरला, ऑप्शन डी गोवा. 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य का शहरीकरण स्तर सबसे अधिक था? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, गोवा. According to the 2011 census, Goa had the highest level of urbanization among all Indian states with 62.17%. 2011 की जनगणना के अनुसार गोवा का शहरीकरण स्तर सभी भारतीय राज्यों में सबसे अधिक था, जहां 62.17% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहती थी. क्वेश्चन नंबर 3, विच स्टेट इन इंडिया हैड द लोएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी सिक्किम. 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य का शहरीकरण स्तर सबसे कम था? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश. अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, हिमाचल प्रदेश हैड द लोएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन अमंग ऑल इंडियन स्टेट with only 10% of its population living in urban areas. 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का शहरीकरण स्तर सभी भारतीय राज्यों में सबसे कम था, जहां केवल 10% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहती थी. क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स वर देयर इन इंडिया? ऑप्शन ए 593, ऑप्शन बी 640, ऑप्शन सी 650, ऑप्शन डी 565. 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने जिले थे? राइट आंसर इज ऑप्शन बी 640. क्वेश्चन नंबर 5, द फाइनेंस कमीशन इन इंडिया is constituted under
Which article of the Indian Constitution? Option A, Article 270. Option B, Article 280. Option C, Article 275. Option D, Article 265. भारत का वित्त आयोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत गठित होता है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अनुच्छेद 280. Question number 6. Which of the following is not a function of the Reserve Bank of India? Option A, issuing currency notes. Option B, regulating foreign exchange rates. Option C, conducting commercial banking operations. Option D, supervising and regulating banks. निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, वाणिज्यिक बैंकिंग संचालन करना, कंडक्टिंग कमर्शियल बैंकिंग ऑपरेशंस. क्वेश्चन नंबर 7. विच सेक्टर वॉज गिवन द हाईएस्ट प्रायोरिटी इन द फर्स्ट 5-year प्लान ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए, इंडस्ट्रियल सेक्टर. ऑप्शन बी, एग्रीकल्चरल सेक्टर. ऑप्शन सी, एजुकेशन सेक्टर. ऑप्शन डी, हेल्थ सेक्टर. भारत की पहली पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई थी? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कृषि क्षेत्र, एग्रीकल्चर सेक्टर. फर्स्ट 5-year प्लान में एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रायोरिटी दी गई थी. क्वेश्चन नंबर 8. द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन इन इंडिया वाज अडॉप्टेड इन विच ईयर? ऑप्शन ए, 1948. ऑप्शन बी, 1956. ऑप्शन सी, 1969. ऑप्शन डी, 1980. भारत में पहली औद्योगिक नीति प्रस्तावना किस वर्ष अपनाई गई थी? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 1948. क्वेश्चन नंबर 9. इन विच ईयर वॉज द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? ऑप्शन ए, 1991. ऑप्शन बी, 1995. ऑप्शन सी, 2000. ऑप्शन डी, 2005. भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष पेश की गई थी? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 1991. न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 1991. इंडिया में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को 1991 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें 3 चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया गया था: LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. क्वेश्चन नंबर 10. इन विच ईयर वॉज द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड? ऑप्शन ए, 1988. ऑप्शन बी, 1992. ऑप्शन सी, 1995. ऑप्शन डी, 2000. राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 1988. सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1988. सेबी को 1988 में इस्टेब्लिश किया गया था और 1992 में इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया था. क्वेश्चन नंबर 11. इन विच ईयर वॉज द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इनेक्टेड? ऑप्शन ए, 2000. ऑप्शन बी, 2002. ऑप्शन सी, 2004. ऑप्शन डी, 2006. राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 2002. प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट वॉज इनेक्टेड इन 2002. Question number 12. The Blue Revolution in India is primarily associated with which of the following? Option A, enhancement of the dairy industry. Option B, improvement of fish production and aquaculture, development of high-yielding crop varieties. Option D, expansion of the steel and iron industry. Right answer is option B, improvement of fish production and aquaculture.
Question number 13. The Monopolies and Restrictive Trade Practices (MRTP) Act was enacted in India in which year? Option A 1951, option B 1969, option C 1975, option D 1991। भारत में एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? राइट आंसर इज ऑप्शन बी 1969। Monopolies and Restrictive Trade Practices (MRTP) Act was enacted in India in 1969. It was later replaced by the Competition Act 2002. MRTP एक्ट को 1969 में लागू किया गया था और 2002 में कंपटीशन एक्ट के द्वारा इसको रिप्लेस कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 14. Where is the headquarter of the World Trade Organization located? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी ब्रुसेल्स, ऑप्शन सी जेनेवा, ऑप्शन डी टोक्यो। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी जिनेवा, स्विट्जरलैंड। WTO is an international organization that regulates international trade. WTO का हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। WTO was established on 1st January 1995. Question number 15. Where is the headquarter of the International Monetary Fund located? Option A London, option B Washington DC, option C Paris, option D Frankfurt। IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी Washington DC. IMF is an international organization that aims to promote global economic stability and growth. IMF का हेडक्वार्टर Washington DC US में स्थित है। IMF was established in 1944 at Bretton Woods Conference and came into formal existence in 1945. Question number 16. Where is the headquarter of the World Bank located? ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी वाशिंगटन DC, ऑप्शन सी टोक्यो, ऑप्शन डी पेरिस। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी वाशिंगटन DC। क्वेश्चन नंबर 17. विच ऑर्गेनाइजेशन इज नॉन एज द सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप? ऑप्शन ए इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, ऑप्शन बी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑप्शन सी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ऑप्शन डी मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। विश्व बैंक समूह की कौन सी संस्था उदार ऋण खिड़की के रूप में जानी जाती है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी IDA अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में RBI के गवर्नर को सीक्वेंस में अरेंज करना है, अर्लीस्ट टू लेटेस्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 A, B, C एंड D। ये चारों गवर्नर सीक्वेंस में ही दिए हैं। सबसे पहले है YV रेड्डी, उसके बाद है D सुब्बाराव, नेक्स्ट है रघुराम राजन और सबसे लेटेस्ट गवर्नर है उर्जित पटेल। क्वेश्चन नंबर 20 है द एक्सपर्ट कमेटी सेट अप बाय RBI इन 2013 to revise and strengthen the monetary policy framework in the India was chaired by? Option first Raghuram Rajan, option second Urjit Patel, option third Deepak Mohanty, option 4 Michael Patra। मौद्रिक नीति ढांचे को संशोधित और सशक्त करने के उद्देश्य से सन 2013 में RBI द्वारा स्थापित की गई विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर इज ऑप्शन सेकंड उर्जित पटेल। क्वेश्चन नंबर 21. व्हाट वाज द प्राइमरी फोकस ऑफ द राज कमेटी एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? ऑप्शन ए जुडिशियल रिफॉर्म्स, ऑप्शन बी इकोनॉमिक प्लानिंग, ऑप्शन सी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, ऑप्शन डी एजुकेशनल पॉलिसीज। भारत में स्थापित राज समिति का प्राथमिक ध्यान किस पर था? राइट आंसर इज ऑप्शन सी
कृषि विकास। Question number 22. The Tendulkar Committee, established in India, is primarily known for its work related to Option A. Electoral reforms. Option B. Defining poverty line. Option C. Banking sector reforms. Option D. Educational curriculum development. तेंदुलकर समिति जो भारत में स्थापित की गई थी का मुख्य कार्य किस क्षेत्र से संबंधित है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, गरीबी रेखा की परिभाषा। तेंदुलकर कमेटी was established in India to review the methodology for estimating poverty and to redefine the poverty line। और इस कमेटी के चेयरमैन थे सुरेश तेंदुलकर। क्वेश्चन नंबर 23. What was the primary focus of the Tarapur Committee established in India? Option A. Fiscal policy reforms. Option B. Capital account convertibility. Option C. Rural development. Option D. Educational reforms. Right answer is option B. पूंजी खाता परिवर्तनीयता। Capital account convertibility. Tarapur Committee was established in India to address the issue of capital account convertibility। तारापुर समिति भारत में पूंजी खाता परिवर्तनीयता के मुद्दे को संबोधित करने के लिए स्थापित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 24. When were 14 major Indian banks nationalized? Option A 1947, Option B 1969, Option C 1980, Option D 1991। 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? राइट आंसर इज ऑप्शन बी 1969। क्वेश्चन नंबर 25. In which year was the Export-Import Bank of India established? Option A 1964, Option B 1976, Option C 1982, Option D 1991। Right answer is option C 1982। Which of the following is a part of the current account in the balance of payments? Option A foreign direct investment, Option B trade in goods and services, Option C purchase of foreign assets, Option D portfolio investment। निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान शेष के चालू खाते का हिस्सा है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार। करंट अकाउंट ऑफ द बीओपी इंक्लूड्स ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज which cover exports and imports of physical goods and services. It also includes income payments such as wages, interest and dividends, and current transfers like foreign aid and remittances. Foreign direct investment, purchase of foreign assets, and portfolio investment are components of the capital account and financial account. Question number 27. In which year was the regional rural banks established in India? Option A 1969, Option B 1975, Option C 1982, Option D 1991। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राइट आंसर इज ऑप्शन बी 1975। RRBs were established in India in 1975. Question number 28. Which of the following is not a method used to measure national income in India? Option A income method, Option B expenditure method, Option C production method, Option D market value method। कौन सा भारत में राष्ट्रीय आय मापने की विधि नहीं है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी बाजार मूल्य विधि, क्योंकि आय विधि, व्यय विधि और उत्पादन विधि तीनों ही विधि भारत में राष्ट्रीय आय को मापने की विधि है, लेकिन बाजार मूल्य विधि राष्ट्रीय आय को मापने की विधि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29. Which type of inflation occurs when there is a persistent increase in the price level due to an increase in aggregate demand? Option A
कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ऑप्शन बी डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ऑप्शन सी बिल्ट इन इन्फ्लेशन, ऑप्शन डी हाइपर इन्फ्लेशन। किस प्रकार की महंगाई तब होती है जब समग्र मांग में वृद्धि के कारण मूल्य स्तर में लगातार वृद्धि होती है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी मांग धक्का महंगाई, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन तब अकर होता है जब एक इकोनॉमी में गुड्स और सर्विसेज की एग्रीगेट डिमांड उसकी कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब एग्रीगेट डिमांड सप्लाई से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उस केस में क्या होता है, गुड्स और सर्विसेज के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। Question number 30. Which of the following is not a measure of inflation? Option A Consumer Price Index, Option B Wholesale Price Index, Option C Producer Price Index, Option D Human Development Index। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रास्फीति का मापदंड नहीं है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी मानव विकास सूचकांक HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। CPI, WPI, PPI ये तीनों ही मुद्रास्फीति को मापने के मापदंड हैं, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मुद्रास्फीति को मापने का मापदंड नहीं है, इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 31. हु वॉन द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज इन 2023? 2023 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला? राइट आंसर इज ऑप्शन ए क्लोडिया गोल्डिन। In 2023, Claudia Goldin was awarded in the Nobel Prize in Economic Science for her extensive research on gender disparities in the labor market. Question number 32. Which of the following is not a part of the primary sector? Option A agriculture, Option B mining, Option C fishing, Option D textile manufacturing। कौन सा प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? कृषि, खनन, मछली पकड़ना, वस्त्र निर्माण। राइट आंसर इज ऑप्शन डी वस्त्र निर्माण, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग। क्योंकि एग्रीकल्चर, माइनिंग और फिशिंग प्राइमरी सेक्टर के पार्ट है, लेकिन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग प्राइमरी सेक्टर का नहीं बल्कि सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है, इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 33. द ग्रे रेवोल्यूशन इज associated with which of the following sectors? Option A Information Technology, Option B Horticulture, Option C Fertilizers, Option D Dairy Production। ग्रे क्रांति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी उर्वरक, फर्टिलाइजर्स। Grey Revolution refers to the significant increase in the production and use of fertilizers. Question number 34. The Make in India scheme was launched in which year? Option A 2012, Option B 2014, Option C 2016, Option D 2018। भारत में मेक इन इंडिया योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? राइट आंसर इज ऑप्शन बी 2014। मेक इन इंडिया स्कीम was launched by the Government of India in September 2014. Question number 35. The Mudra scheme was launched in which year? Option A 2013, Option B 2015, Option C 2017, Option D 2019। मुद्रा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? राइट आंसर इज ऑप्शन बी 2015। मुद्रा स्कीम was launched by the Government of India in April 2015। मुद्रा स्कीम 3 कैटेगरी में लोन ऑफर करती है, शिशु, किशोर, तरुण। क्वेश्चन नंबर 36. The Ease of Doing Business report is released by which organization? Option A World Bank, Option B International Monetary Fund, Option C World Economic Forum, Option D United Nations Development Program। राइट आंसर इज ऑप्शन ए विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक।
Ease of Doing Business report is released by the World Bank. Question number 37. The Global Competitiveness Index is released by which organization? Option A, World Bank. Option B, IMF. Option C, World Economic Forum. Option D, United Nations Conference on Trade and Development. Right answer is option C, विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38. द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ऑप्शन ए, वर्ल्ड बैंक. ऑप्शन बी, UNDP. ऑप्शन सी, IMF. ऑप्शन डी, WHO. मानव विकास सूचकांक किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, UNDP. क्वेश्चन नंबर 39. डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कैन ऑफन बी ऑब्जर्व्ड इन विच सेक्टर? ऑप्शन ए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. ऑप्शन बी, मैन्युफैक्चरिंग. ऑप्शन सी, एग्रीकल्चर. ऑप्शन डी, फाइनेंस. छुपी बेरोजगारी किस क्षेत्र में अक्सर देखी जाती है? सूचना प्रौद्योगिकी, विनिर्माण, कृषि, वित्त. राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कृषि, एग्रीकल्चर. डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट छिपी हुई बेरोजगारी एग्रीकल्चर सेक्टर में देखी जाती है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व्ड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलती है। छिपी हुई बेरोजगारी का मतलब होता है कि एक काम को करने के लिए जितने लोगों की ज़रूरत थी उससे ज़्यादा लोग उस काम में लगे हुए हैं, और हम जो एक्स्ट्रा पर्सन काम में लगे हुए हैं अगर उनको काम से निकाल भी देते हैं तब भी प्रोडक्टिविटी पे कोई असर नहीं पड़ता है, कोई चेंज नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल एक खेत में काम करने के लिए 3 लोगों की ज़रूरत है, 3 लोगों की आवश्यकता है, लेकिन उस खेत में 3 के बजाय 5 लोग काम कर रहे हैं। इसी को हम बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। अगर जो एक्स्ट्रा लोग हैं उनको हम काम से निकाल भी देते हैं फिर भी जो हमारी प्रोडक्टिविटी होती है उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। इसी को हम बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 40. व्हाट डज द येलो रेवोल्यूशन इन इंडिया प्राइमरीली फोकस ऑन? ऑप्शन ए, मिल्क प्रोडक्शन. ऑप्शन बी, ऑयल सीड प्रोडक्शन. ऑप्शन सी, हॉर्टिकल्चर. ऑप्शन डी, फिशरीज. राइट आंसर इज ऑप्शन बी, oil seed production. Question number 41. The Foreign Exchange Regulation Act (FERA) was enacted in India in which year? Option A, 1962. Option B, 1973. Option C, 1981. Option D, 1999. भारत में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 1973. भारत में फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फेरा 1973 में लागू किया गया था। फेरा को बाद में 1999 में फेमा के साथ रिप्लेस कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 42. द इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया IFCI was established in which year? Option A, 1945. Option B, 1948. Option C, 1956. Option D, 1964. भारत में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम किस वर्ष में स्थापित किया गया था? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 1948. IFCI was established in 1948. Question number 43. The first 5-year plan of India was primarily based on which model? Option A, Lewis model. Option B, Harrod-Domar model. Option C, Solow model. Option D, Rostow model. Right answer is option B, Harrod-Domar model. Question number 44. The second 5-year plan of India was primarily based on which model? Option A, Mahalanobis model. Option B, Harrod-Domar model. Option C, Solow model. Option D, Lewis model. भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से किस मॉडल पर आधारित थी?
Right answer is option A, Mahalanobis model. Second five-year plan of India implemented from 1956 to 1961 was primarily based on the Mahalanobis model. Question number 45. In which year was the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi scheme launched? Option A 2016, option B 2018, option C 2019, option D 2020. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस वर्ष में लॉन्च की गई थी? राइट आंसर इज ऑप्शन सी 2019। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम को 2019 में लॉन्च किया गया था। ये स्कीम 6,000 रुपये पर ईयर डायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को। क्वेश्चन नंबर 46. इन विच ईयर वॉज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज्ड? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1951, ऑप्शन डी 1949. राइट आंसर इज ऑप्शन डी 1949. RBI was nationalized on 1 जनवरी 1949. RBI की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी और 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 46. इन विच ईयर वॉज द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एस्टेब्लिश्ड? ऑप्शन ए 1857, ऑप्शन बी 1860, ऑप्शन सी 1875, ऑप्शन डी 1890. राइट आंसर इज ऑप्शन सी 1875. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1875. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। क्वेश्चन नंबर 47. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग GST पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स इन इंडिया? ऑप्शन ए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ऑप्शन बी सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स, ऑप्शन सी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। भारत में GST नीतियों और प्रक्रियाओं को निर्धारित करने के लिए मुख्य रूप से कौन सा निकाय जिम्मेदार है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी GST काउंसिल, वस्तु और सेवा कर परिषद। क्वेश्चन नंबर 48. हु कॉइन्ड द टर्म हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ? राइट आंसर इज ऑप्शन डी प्रोफेसर राजकृष्ण। Question number 49. Which organization allocates special drawing rights to its member countries? Option A World Bank, option B IMF, option C Bank for International Settlements, option D United Nations. विशेष आहरण अधिकार SDR किस संगठन द्वारा अपने सदस्य देशों को आवंटित किए जाते हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन बी IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। आज का लास्ट क्वेश्चन है. इन विच ईयर वॉज द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम लॉन्च्ड? ऑप्शन ए 2012, ऑप्शन बी 2014, ऑप्शन सी 2015, ऑप्शन डी 2016. राइट आंसर इज ऑप्शन सी 2015. अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।